नमस्कार दोस्तों, आज हम इस वीडियो के अंदर डिस्कस करने वाले हैं पॉलिनेशन या परागण। देखिए, परागण की बात करें इससे पहले हमने इससे पहले दो वीडियो बनाए थे उसमें हमने बात की थी, एक में नर युग्मक का निर्माण, दूसरे के अंदर मादा युग्मक का निर्माण। देखिए, जो हमने नर युग्मक का निर्माण किया था, नर युग्मक जिसको हमने कहा था परागकण, और जो मादा युग्मक जिसके बारे में हमने पहले बात की थी, मादा युग्मक का मतलब क्या है? भ्रूण कोश। मादा युग्मक का मतलब है भ्रूण कोश, और इस भ्रूण कोश के अंदर जो अंड कोशिका पाई जाती है उसी अंड कोशिका को ही हम मादा युग्मक कहते हैं। तो जो परागण है, परागण के अंदर क्या होगा? ये जो परागकण है, जब पराग कोश में स्फुटन होगा तो ये परागकण मुक्त होंगे, और जब ये परागकण मुक्त होंगे तो जो स्त्री केसर वाला भाग है, स्त्री केसर के वर्तिकाग्र वाले भाग या जो मादा जनन अंग है उसके वर्तिकाग्र भाग तक ये जब परागकण पहुंचेंगे तो उसको हम परागण कहेंगे। तो परिभाषा हो जाएगी, पराग कोश स्फुटन से मुक्त हुए परागकणों का उसी जाति के पौधे के पुष्प के वर्तिकाग्र तक स्थानांतरण परागण कहलाता है। परागण या पॉलिनेशन कहलाता है। तो जो पराग कोश है, पराग कोश की हमने संरचना पढ़ी थी। पराग कोश के अंदर एंडोस्थिसियम जो होता है वो आर्द्रताग्राही होता है, और वो पराग कोश में स्फुटन के लिए जिम्मेदार होता है। तो पराग कोश में जब स्फुटन होगा तो परागकण मुक्त होंगे, और ये परागकण यदि उसी जाति के पुष्प के वर्तिकाग्र तक जाकर गिरते हैं या उस तक स्थानांतरित होते हैं तो इस प्रोसेस को हम कहेंगे परागण। परागण की यदि हम बात करें तो ये परागण दो प्रकार का होता है। परागण कितने प्रकार का है? दो प्रकार का होता है। नंबर 1 स्वपरागण, दूसरा आता है परपरागण। स्वपरागण का मतलब है कि परागकण, एक पौधा है, उस पौधे के परागकण उसी पौधे के पुष्प के वर्तिकाग्र तक पहुंचे। एक पौधे के पुष्प के परागकण उसी पुष्प या अन्य पुष्प के वर्तिकाग्र तक स्थानांतरण। यदि इस तरह का स्थानांतरण होता है तो इसको हम कहेंगे स्वपरागण। एक पौधा है, एक पौधे के पुष्प के परागकण यदि उसी पौधे के उसी पुष्प के वर्तिकाग्र तक जाए, या उसी पौधे का कोई दूसरा पुष्प है उस पुष्प के वर्तिकाग्र तक जाए, तो हम इसको क्या कहेंगे? स्वपरागण कहेंगे। तो परपरागण का मतलब क्या होगा? परपरागण का मतलब ये होगा कि एक पुष्प के परागकण उसी जाति के किसी दूसरे पौधे के पुष्प के वर्तिकाग्र तक स्थानांतरित होते हैं, तो इसको हम परपरागण कहेंगे। परिभाषा हो जाएगी, एक पौधे के पुष्प के परागकणों का उसी जाति के दूसरे पौधे के पुष्प के वर्तिकाग्र तक स्थानांतरण, तो इसको हम परपरागण कहेंगे। तो स्वपरागण का मतलब क्या है? एक पौधा है, एक पौधे के पुष्प के परागकण उसी पौधे का या तो वही पुष्प
या फिर उसी पौधे का कोई दूसरा पुष्प है, वहां तक यदि परागकण स्थानांतरित होते हैं तो इसको हम क्या कहेंगे? स्वपरागण कहेंगे। पर परागण का मतलब क्या होगा? पर परागण का मतलब ये होगा कि एक पौधे के पुष्प के परागकण उसी जाति के दूसरे पौधे के पुष्प के वर्तिकाग्र तक स्थानांतरित होते हैं, तो इसको हम पर परागण कहेंगे। अब देखिए स्वपरागण भी दो प्रकार का हो जाएगा। दो प्रकार का कैसे होगा कि यदि एक पुष्प के परागकण उसी पौधे के उसी पुष्प के वर्तिकाग्र तक स्थानांतरित हो तो इसको स्वयुग्मन कहा जाएगा। और दूसरी कंडीशन क्या बनती है? दूसरी कंडीशन ये बनेगी कि एक पुष्प के जो परागकण है वो उसी पौधे के दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र तक स्थानांतरित हो। इसमें दो कंडीशन दे रखी है, या तो ये वही पुष्प है या उसी पौधे का अन्य पुष्प है। तो पुष्प यदि एक ही है तो इसको हम स्वयुग्मन कहते हैं। अब पौधा एक ही है तो इसको हम सजात पुष्पी परागण कहते हैं। दो प्रकार हो गए। इसमें क्या होगा? इसमें पुष्प एक ही है, पुष्प एक ही है। इसमें क्या है? पौधा एक ही है, पौधा एक ही है, जबकि पुष्प अलग अलग है, जबकि पुष्प अलग अलग है। पौधा एक ही हो, पुष्प अलग अलग हो तो कहेंगे सजात पुष्पी परागण। और पुष्प एक ही है, अब पुष्प एक ही है इसका मतलब पौधा भी एक ही होगा, पौधा एक ही हो। अब पौधा एक ही है, पुष्प भी एक ही है तो इसको हम कहेंगे स्वयुग्मन। और पुष्प अलग अलग है लेकिन पौधा एक ही है तो इसको हम कहेंगे सजात पुष्पी परागण। अब इसके अंदर यदि हम बात करें तो दो पुष्प अलग अलग है, दो पुष्प अलग अलग है, हालांकि पौधा एक ही है तो इसके अंदर जो आनुवंशिक पदार्थ होगा वो तो एक ही होगा। स्वयुग्मन के अनुकूलन मतलब एक पौधा है, एक पौधे के पुष्प के अंदर स्वयुग्मन ही हो, इसके क्या अनुकूलन है? नंबर 1 उभयलिंगी। ऐसा जो पुष्प है वो उभयलिंगी होना चाहिए। उभयलिंगी का मतलब क्या है? एक ही पुष्प में दोनों लिंग पाए जाएं, ऐसे पौधे को हम कहेंगे, ऐसे पुष्प को हम कहेंगे उभयलिंगी। अब एक ही पुष्प के अंदर दोनों लिंग है, अब यदि पुष्प उभयलिंगी होगा या एक पुष्प में दोनों लिंग पाए जाएंगे तो उस पौधे के अंदर स्वयुग्मन होने की संभावना अधिक रहेगी। दूसरा बिंदु है समकाल पक्वता। समकाल पक्वता का मतलब है उस पुष्प के अंदर दोनों लिंग पाए जाते हैं, नर और मादा, और दोनों यदि एक ही समय परिपक्व होते हैं, एक ही समय दोनों युग्मकों का परिपक्व होना। अब इसमें उदाहरण के लिए जैसे मादा युग्मक उस पुष्प के अंदर परिपक्व हो गया, यदि उसी समय उसके अंदर नर युग्मक भी परिपक्व होता है तो इनमें स्वयुग्मन की संभावना अधिक रहती है। नर युग्मक रेडी है, मादा युग्मक रेडी है तो इनमें स्वयुग्मन होगा। अब मान लो मादा युग्मक परिपक्व हो गया, अब नर युग्मक परिपक्व नहीं है, ऐसी कंडीशन में स्वयुग्मन नहीं होगा। ऐसी कंडीशन में क्या होगा? स्वयुग्मन नहीं होगा या स्वपरागण नहीं होगा। नंबर 3 नंबर बिंदु की हम बात करें तो इसमें क्या होगा? उस पुष्प के अंदर जो पराग कोश है,
परागकोश और वर्तिकाग्र पास पास स्थित हों। यदि परागकोश और वर्तिकाग्र दोनों पास पास में स्थित है तो ऐसी कंडीशन के अंदर हमेशा स्वपरागण होता है या स्वयुग्मन होने की संभावना अधिक रहती है। नंबर 4 नंबर में हम बात करेंगे कि कुछ ऐसे पुष्प होते हैं जो हमेशा बंद रहते हैं, कभी खिलते नहीं हैं। ऐसी कंडीशन में अब बंद पुष्प है, पुष्प बंद है, अब उस बंद पुष्प के अंदर ही नर युग्मक है, उसी के अंदर ही मादा युग्मक है, तो उसके परागकण बाहर तो आ नहीं सकते। इसलिए ऐसे पुष्पों के अंदर हमेशा स्वपरागण या स्वयुग्मन होता है। ऐसे जो पुष्प होते हैं इनको अनुन्मीलिय पुष्प बोलते हैं। अनुन्मीलियता, ऐसे पुष्प हमेशा बंद अवस्था में पाए जाते हैं, बंद अवस्था में पाए जाते हैं। जब ये पुष्प बंद अवस्था में पाए जाते हैं तो इनमें है वो स्वपरागण की संभावना अधिक होती है। ऐसे यदि ऐसे पुष्पों के अंदर जो परागण होता है इनको अनुन्मील्य परागण बोलते हैं। अनुन्मील्य परागण इसे कहा जाता है। ऐसे जो पौधे हैं इसमें आता है, उदाहरण के लिए पौधे का नाम है वायोला, पौधे का नाम है कनकौआ, वायोला, कनकौआ, और एक उदाहरण है ऑक्जेलिस। तो ये जो पौधे हैं इनमें क्या होता है, पुष्प हमेशा बंद अवस्था में पाए जाते हैं। अब ये पुष्प बंद होंगे, बिल्कुल बंद है, तो इसके अंदर नर युग्मक और मादा युग्मक दोनों इसी के अंदर पाए जाते हैं। तो इससे क्या होगा, इनमें कभी पर परागण नहीं होगा, हमेशा स्वपरागण की क्रिया संपन्न होती है। अब एक पुष्प के अंदर स्वयुग्मन हो या स्वपरागण हो, इससे उस पौधे को क्या लाभ है, लाभ या प्रॉफिट, इससे पौधे को क्या लाभ है। तो एक पुष्प के अंदर यदि स्वपरागण होता है तो उसमें क्या होगा, उस पौधे के अंदर पराग कणों की कम आवश्यकता होगी, पराग कण कम चाहिए। पहला ही जो लाभ है, पराग कण उसको है वो कम बनाने पड़ेंगे, कम परागण होगा तो भी उस पौधे का है वो जीवन चक्र पूर्ण हो जाएगा। अब इसमें ऐसे जो पुष्प होते हैं, ये पुष्प इसमें यदि मकरंद नहीं है तो भी कोई बात नहीं, उसमें कोई स्पेशल गंध नहीं है तो भी कोई बात नहीं, मकरंद या गंध की आवश्यकता नहीं, मकरंद या गंध की आवश्यकता भी नहीं पड़ती है। क्योंकि जैसे मान उदाहरण के लिए पुष्प बंद है तो अब उसमें मकरंद या उसकी कोई स्पेशल गंध है या नहीं है कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो परागकणों की कम आवश्यकता होती है, मकरंद या गंध है तो ठीक, नहीं है तो भी कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा लाभ ये है, पहला लाभ तो ये हो गया। दूसरा जो लाभ की हम बात करें तो स्वयुग्मन होगा, तो स्वयुग्मन जब होगा तब शुद्ध नस्ल बनाए, शुद्ध नस्लों को बनाए रखा जा सकता है, बनाए रखा जा सकता है। हम किसी पौधे की यदि शुद्ध नस्ल प्राप्त करना चाहें तो उसमें बार बार स्वपरागण करवाएंगे, बार बार स्वयुग्मन करवाएंगे तो उस पौधे की शुद्ध नस्ल है वो प्राप्त हो जाएगी। इसके अलावा और लाभ क्या है, बाह्य जो कारक होते हैं, जो बाह्य कारक जैसे मान लो पर परागण के लिए जल की आवश्यकता होती है, वायु की आवश्यकता होती है, तो बाह्य कारकों की जरूरत भी नहीं, बाह्य कारकों की आवश्यकता नहीं रहती है। तो इसमें यह भी फायदा है कि जो बाह्य कारक है उनकी भी जरूरत नहीं रहती है। अब स्वपरागण के द्वारा
इस क्रिया के द्वारा पहाड़ों के ऊपर जो पौधे पाए जाते हैं उनके लिए भी यह विधि लाभदायक है। पहाड़ों पर लाभदायक, तो हम ये कह सकते हैं कि निम्न प्रकार के जो है वो लाभ है। किसी भी पौधे के अंदर स्वपरागण होता है या स्वयुग्मन होता है तो उस पौधे को इस प्रकार से लाभ हो सकते हैं। परागकण कम बनाने पड़ेंगे। परागकण या पुष्पों के अंदर कोई मकरंद या विशेष गंध है या नहीं है तो भी उसमें परागण की क्रिया संपन्न हो जाएगी। शुद्ध नस्लों को बनाकर हम रख सकते हैं। बाह्य कारकों की कोई आवश्यकता नहीं होगी और इस विधि के द्वारा यदि बड़े बड़े पहाड़ों के ऊपर भी हम क्या कर सकते हैं, इस विधि का उपयोग करके पौधों के अंदर परागण की क्रिया संपन्न करवा सकते हैं। अब बात करें स्वपरागण से हानि क्या है। स्वपरागण से हानि, तो स्वपरागण से हानि की हम बात करते हैं तो बार बार पौधों के अंदर स्वपरागण होगा, बार बार पौधों के अंदर स्वयुग्मन होगा तो उनमें वो अंतः प्रजनन अवनमन होगा, अंतः प्रजनन अवनमन होगा। अब अंतः प्रजनन अवनमन होगा तो ऐसे पौधों का ओज नहीं होगा, मतलब ओज पूर्ण नहीं होंगे। बार बार अंतः प्रजनन अवनमन होगा तो उस पौधे के अंदर संतति पौधे के अंदर विभिन्नताएं नहीं आएगी, विभिन्नताएं नहीं आएगी तो उस पौधों के अंदर ओज नहीं होगा। तो विभिन्नताएं नहीं आती है जिससे ओज का अभाव होता है। संतति पौधों के अंदर ओज या जिसको हम आभा कहते हैं या जिसको हम चमक कहते हैं, चमक का अभाव होता है। तो बार बार स्वपरागण होगा तो ऐसे पौधों के अंदर क्या होगा, ऐसे पौधों के अंदर जो विभिन्नताएं नहीं होगी तो ऐसे पौधों के अंदर ओज, आभा या चमक भी नहीं होती है। इस तरह से हमने स्वपरागण के अनुकूलन, उससे लाभ और उससे हानि के बारे में डिस्कस किया। नेक्स्ट हम बात करते हैं पर परागण के साधन। पर परागण में हमने पहले डिस्कस किया कि पर परागण में क्या होगा, एक पौधे के पुष्प के परागकण उसी जाति के दूसरे पौधे के पुष्प के वर्तिकाग्र तक स्थानांतरित होते हैं। मान लो एक पौधा यहां पर है, दूसरा पौधा यहां से काफी दूर है, तो इस पौधे के परागकणों को जो अधिक दूरी पर पौधा है वहां तक जो वर्तिकाग्र है वहां तक पहुंचाने के लिए हमें जिन साधनों की, जिन कारकों की आवश्यकता होती है उनको हम कहेंगे पर परागण के साधन या पर परागण के कारक। और ये जो भी साधन है हम इन साधनों को दो भागों में बांट सकते हैं। जितने भी पर परागण के साधन हैं इनको हम दो भागों में बांट सकते हैं। तो इसमें दो जो भाग है वो है जैविक और अजैविक। जैविक और अजैविक। जैविक में क्या होगा, इसमें विभिन्न प्रकार के जीव आते हैं। जैविक के अंदर विभिन्न प्रकार के जीवों के द्वारा पर परागण होता है और इसमें विभिन्न प्रकार के अजैविक कारकों के द्वारा, अजैविक घटकों के द्वारा परागण की क्रिया संपन्न होती है। अब अजैविक जो घटक है इसमें बात करें तो इसमें आएंगे वायु और जल। वायु और जल ये दो जो कारक है वो क्या करेंगे, पर परागण की क्रिया संपन्न करते हैं। अब जीवों के द्वारा, जीवों की यदि हम बात करते हैं तो कई प्रकार के जीव है, जैसे कीट है। कीट में सर्वाधिक है वो मधुमक्खी। कीटों के अंदर सर्वाधिक जो परागण का कार्य है वो मधुमक्खी के द्वारा किया जाता है और लगभग 90% जो पर परागण का कार्य है वो इस मधुमक्खी के द्वारा किया जाता है। तो कीट और कीटों के अलावा यदि हम बात करें तो पक्षी, विभिन्न प्रकार के उड़ते हुए पक्षी भी क्या करेंगे, पर परागण का कार्य करेंगे। इसके अलावा चमगादड़, बर, मनुष्य भी इसमें आएगा। मनुष्य, गिलहरी, सरीसृप के अंदर सर्प आदि, ये सभी जो जीव है ये सभी जीव पर परागण का कार्य करते हैं।
हम जैविक और अजैविक, इसमें सबसे पहले बात करें अजैविक घटक। अजैविक घटक या अजैविक कारक। अजैविक कारक के अंदर सबसे पहले आता है वायु द्वारा। वायु द्वारा सामान्यतः जो पेड़ पौधे हैं उनमें जो पर परागण का कार्य है, यह पर परागण वायु के द्वारा होता है। यह अधिक सामान्य प्रकार का साधन है। अधिक सामान्य प्रकार का साधन है। मतलब सामान्यतः किसी भी पौधे के अंदर जो पर परागण होता है वो वायु के द्वारा होता है, और प्रमुख रूप से भी इसी के द्वारा होता है। प्रमुखतया जो पर परागण है वो वायु के द्वारा ही होता है। इसके अलावा जो वायु के द्वारा परागण है ये सामान्यतः घासों व फसलों में, जो फसली पौधे होते हैं उनमें है वो वायु के द्वारा परागण की क्रिया संपन्न होती है। ऐसे जो पौधे हैं जिनमें वायु के द्वारा परागण की क्रिया संपन्न होती है, ऐसे पौधों के अंदर जो पूतंतु है उसकी लंबाई अधिक होती है। क्या होगा? पूतंतु की लंबाई अधिक होती है। ऐसे पौधों के अंदर जो पूतंतु है उस पूतंतु की लंबाई अधिक होती है। अब वायु परागण के द्वारा जिन पौधों के अंदर परागण की क्रिया संपन्न होती है, या हम ये कहें वायु परागित पुष्पों के अंदर जो परागण की क्रिया संपन्न हो, इसके लिए पराग कण कैसे होने चाहिए? पराग कण। ऐसे जो पराग कण होते हैं, ये पराग कण सबसे पहली बात तो है कि इनकी संख्या अधिक होनी चाहिए। संख्या अधिक होनी चाहिए। अब देखो संख्या अधिक होने से क्या मतलब है भाई? संख्या अधिक, इसका मतलब ये हुआ कि ये जो पराग कण है ये वायु के द्वारा बिखेर दिए जाएंगे। जब ये वायु के द्वारा बिखेर दिए जाएंगे तब जो नेक्स्ट जो पौधा है या उसी जाति का जो दूसरा पौधा है उसका जो वर्तिकाग्र है वहां तक पराग कण का जाना संयोग पर निर्भर करेगा। या हम ये कहें कि ये बिखरे हुए जो पराग कण हैं ये मैक्सिमम नष्ट हो जाते हैं, हवा के अंदर बिखर जाते हैं, रेत के ऊपर गिर जाएंगे, दूसरी जाति के पौधों के पुष्पों के ऊपर गिर जाएंगे। मान लो उसी जाति का पौधा है लेकिन उसके वर्तिकाग्र के ऊपर नहीं गिर के अन्य भागों के ऊपर गिर गए, तो मैक्सिमम जो पौधे होते हैं उनमें ये हजारों की संख्या में निर्मित होते हैं, क्योंकि ये जो मादा भाग है या वर्तिकाग्र है उससे इनका मिलना संयोग से होता है। तो इसकी संख्या अधिक होती है क्योंकि इनका मिलना संयोग पर निर्भर होता है। संयोग पर निर्भर होता है, इसलिए अधिकतर पराग कण नष्ट हो जाते हैं। अधिकांश है वो नष्ट हो जाते हैं। अब अधिकांश नष्ट हो जाते हैं तो संख्या अधिक होगी तो क्या होगा? जो नष्ट हुए हैं उनकी भरपाई हो सके। नष्ट हुए परागकणों की भरपाई के लिए इसमें परागकणों की संख्या अधिक होती है या परागकण अधिक बनते हैं। तो सबसे पहला हो गया संख्या अधिक होनी चाहिए। दूसरी बात है, ऐसे परागकण वायु के द्वारा एक जगह से दूसरी जगह जाएंगे तो ऐसे परागकण हल्के होने चाहिए। परागकण हल्के होने चाहिए। वायु के द्वारा जाने हैं इसका मतलब ये चिपचिपे भी नहीं होने चाहिए। यदि चिपचिपे होंगे तो वायु के द्वारा अधिक दूरी तक नहीं जाएंगे। तो हल्के और चिपचिपे नहीं होने चाहिए। चिपचिपे भी नहीं होने चाहिए। यदि चिपचिपे होंगे तो ज्यादा लंबी दूरी तक नहीं जा पाएंगे। मतलब हवा का जो झोंका लगेगा, हवा के झोंके के साथ में ये उड़ने चाहिए या एक जगह से दूसरी जगह ये जाने चाहिए। चिपचिपे नहीं होने चाहिए, जिससे क्या होगा? हवा के झोंकों के साथ ये एक स्थान से दूसरे स्थान तक उड़कर जा सके।
तो ऐसे जो वायु परागित पौधे होते हैं उनमें परागकण के अनुकूलन ये होते हैं या इस प्रकार के होने चाहिए। अब देखो, जैसे हम बात करें मक्का की, मक्का का जो पौधा है, अब ये मक्का का पौधा है वो एक लिंगी होता है। मक्के का पौधा है वो एक लिंगी होता है, मतलब उसमें जो पुष्प पाए जाते हैं नर अलग होगा, मादा अलग होगा। लेकिन इसी पौधे के ऊपर नर और मादा दोनों प्रकार के पुष्प पाए जाते हैं। इसका मतलब मक्का है वो एक लिंगी होता है। पुष्प इसमें एक लिंगी होते हैं, लेकिन जो पौधा होता है वो उभय लिंगाश्रयी होता है। पौधा उभय लिंगाश्रयी पौधा है वो उभय लिंगाश्रयी होता है। मक्के का पौधा उसमें पुष्प तो होते हैं एक लिंगी पुष्प इसमें होते हैं, लेकिन जो पौधा है वो उभय लिंगाश्रयी होता है, मतलब दोनों प्रकार के पुष्प इस पौधे के ऊपर पाए जाते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं जल परागण। जल परागण नाम से स्पष्ट है, परागण किसके द्वारा होगा? जल के द्वारा होता है। परागण जल के द्वारा होता है। अब जल के द्वारा जो परागण होता है, तो जो पुष्पीय पौधे हैं उनमें यह परागण कम होता है या दुर्लभ होता है। जो पुष्पीय पादप है इसमें यह जल के द्वारा परागण है वो दुर्लभ पाया जाता है या कम पाया जाता है। कुल मिलाकर यदि हम बात करें तो लगभग 30 वंश ऐसे हैं जिनमें जल परागण पाया जाता है। 30 वंश ऐसे हैं जिनमें जल परागण पाया जाता है। इसमें से अधिकांश जो वंश है वो एक बीजपत्री है। अधिकांश एक बीजपत्री होते हैं या जिसको हम मोनोकॉट कह सकते हैं। 30 वंश के अंदर जल परागण पाया जाता है, लेकिन अधिकांश जो वंश है वो एक बीजपत्री होते हैं या मोनोकॉट होते हैं। अब जल परागण सामान्य सी बात है, जल परागण सामान्यतः जलीय पौधों के अंदर पाया जाता है। और जल के अंदर कौन से पौधे पाए जाते हैं? जल के अंदर शैवाल, ब्रायोफाइटा और टेरिडोफाइटा जो पौधे हैं, पौधों को 5 भागों में बांटते हैं, थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा और टेरिडोफाइटा। इसके बाद में 2 और आते हैं, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म। तो जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म ये पानी में नहीं पाए जाते हैं, ये है वो जल या जल के आसपास पाए जाने वाले पौधे होते हैं। अब देखिए शैवाल में तो क्या होगा? शैवाल के अंदर नर युग्मक है वो पानी के अंदर छोड़ दिया जाता है। जब ये नर युग्मक को पानी के अंदर छोड़ दिया जाएगा तो ये पानी के साथ बहता हुआ जाएगा और मादा युग्मक तक पहुंचता है। लेकिन जो ये ब्रायोफाइट और टेरिडोफाइट है, ये जो पौधे हैं इनमें निषेचन के दौरान जल की आवश्यकता होती है। निषेचन या हम इसको कहें कि जनन के दौरान जल आवश्यक होता है। जल आवश्यक होता है। इसका मतलब ये पौधे जब अपना जीवन चक्र पूरा करते हैं तो बीच में जल की आवश्यकता होती है। इसका मतलब ये हुआ कि ये पौधे जल की अनुपस्थिति में अपना जीवन चक्र पूरा नहीं कर सकते। जल के अभाव में ये पौधे अपना जीवन चक्र पूर्ण नहीं कर सकते हैं। इस कारण इन पौधों का विस्तार कम पाया जाता है। इसलिए इन पौधों का विस्तार है वो कम पाया जाता है। टेरिडोफाइटा और ब्रायोफाइटा इन पौधों का विस्तार कम पाया जाता है। उसका कारण क्या है? उसका कारण यह है कि ये अपना जीवन चक्र जब पूरा करते हैं तो बीच में जल की आवश्यकता होती है। यदि जल नहीं है तो ये पौधे अपना जीवन चक्र पूरा
नहीं कर सकते। इसके अलावा और हम बात करें जल वाले जो पौधे होते हैं, जिसमें आएंगे जलीय पौधे, और जो जलीय पौधे हैं जैसे हाइड्रिला, वेलिसनेरिया, ये पौधे हैं वो पानी के अंदर पाए जाते हैं और जल के माध्यम से ही परागण की क्रिया इनमें संपन्न होती है। इसके अलावा समुद्र के अंदर पाई जाने वाली समुद्री घास जिसे हम जोस्टेरा कहते हैं, क्या कहते हैं? जोस्टेरा। इनके अंदर भी जल के द्वारा परागण की क्रिया संपन्न होती है। अब यहां पर हम ये भी बात करेंगे कि क्या पानी के अंदर जो भी पौधे पाए जाते हैं सभी के अंदर परागण जल के द्वारा ही होता है? ऐसा कोई जरूरी नहीं है। ऐसा नहीं है कि जल के अंदर पाए जाने वाले सभी पौधों के अंदर जो परागण की क्रिया है वो जल के द्वारा ही संपन्न हो, ऐसा जरूरी नहीं है। अपवाद स्वरूप हम बात करें, पौधे का नाम है वाटर लिली, और दूसरा पौधा है जिसका नाम है वाटर हायसिंथ। ये ऐसे पौधे हैं जो जल में तो पाए जाते हैं, है जलीय, पौधे जलीय है, लेकिन इनमें जो परागण की क्रिया है, इनमें जो परागण है वो वायु के द्वारा या कीटों के द्वारा होता है। इसका मतलब इनमें जो परागण की क्रिया है वो स्थलीय पौधों में कैसे होती है? उस तरह से होती है। मतलब स्थलीय पौधों की तरह इनमें परागण होता है, स्थलीय पौधों की तरह इनमें वो परागण की क्रिया संपन्न होती है। इसका मतलब ये हुआ कि पानी के अंदर पाए जाने वाले समस्त पौधों के अंदर कोई जरूरी नहीं है कि परागण जल के द्वारा ही संपन्न हो। अब कुछ ऐसे पौधे होते हैं जो पानी के अंदर तो पाए जाते हैं, लेकिन उसका जो वर्तिकाग्र वाला भाग है वो सतह के ऊपर आकर है वो ठहर जाएगा। उसका डंठल लंबा होता है और डंठल है वो पानी की सतह तक आ जाता है। इनमें कुछ ऐसे पौधे हैं जिनमें मादा भाग के अंदर एक लंबा डंठल पाया जाता है, और ये डंठल जो है ये पानी की सतह पर आ जाता है, पानी की सतह पर आ जाता है। और पानी की सतह के ऊपर या पानी के ऊपर तैरते हुए क्या आते हैं? पराग कण, और इस वर्तिकाग्र से चिपक जाते हैं। तो इस तरह से कुछ पौधों के अंदर ऐसी क्रिया होती है। अब इसमें क्या होगा? पानी की सतह के ऊपर ये डंठल मतलब वर्तिकाग्र आ गया। अब संयोग से क्या आएंगे? नर युग्मक, और नर युग्मक के साथ इनका मिलना है वो संयोग से होता है। उदाहरण के लिए वेलिसनेरिया के अंदर ऐसा पाया जाता है या ऐसा होता है। इसके अलावा हम और कुछ पौधों के बारे में बात करते हैं जिनमें परागण की क्रिया जल के अंदर संपन्न होती है। अब कुछ अन्य पौधे जैसे समुद्री घास आदि कुछ ऐसे पौधे होते हैं जिनमें परागण की क्रिया पानी के अंदर संपन्न होती है। इसमें जो परागण है वो जल के अंदर संपन्न होता है, पानी के अंदर है वो परागण की क्रिया संपन्न होती है। अब इसके लिए क्या होगा? ऐसे जो पौधे होते हैं इनमें जो पराग कण पानी के अंदर ही पाए जाते हैं, तो ऐसे पराग कणों के अंदर, या हम ये कहें कि पराग कण लंबे फीते के समान होते हैं। ऐसे पराग कण लंबे फीते के समान होते हैं, लंबे है वो फीते के समान होते हैं। इसके अलावा ये जल में निष्क्रिय रूप में रहते हैं, जल के लिए या जल में ये निष्क्रिय रहते हैं।
अब निष्क्रिय कैसे रहेंगे? इनके ऊपर एक मोम का आवरण पाया जाता है या मोम की परत पाई जाती है। अब ये मोम की परत क्या करेगी? इनकी सुरक्षा करने का कार्य करेगी। क्या सुरक्षा करेगी? कि ये परागकण पानी के अंदर पाए जाते हैं तो मोम की परत से क्या होगा? ये सड़ते व गलते नहीं है। इसका मतलब जल के अंदर जो परागकण हैं वो सड़े नहीं, गले नहीं। इसके लिए, इसकी सुरक्षा के लिए सबसे बाहर मोम की एक परत पाई जाती है, या हम इसको ऐसे कह सकते हैं कि श्लेष्मा का आवरण पाया जाता है। श्लेष्मा का आवरण पाया जाता है जो इन परागकणों की सड़ने और गलने से सुरक्षा करता है। अब जल के अंदर जो परागकण पाए जाते हैं इनमें मकरंद से, गंध से कोई लेना देना नहीं होता। तो ऐसे जो परागकण होते हैं वो मकरंद और गंध रहित होते हैं, क्योंकि परागण की क्रिया है वो पानी के अंदर संपन्न होती है। तो इस तरह से हमने बात की कि जो पर परागण है उसके लिए साधन वायु और दूसरा जल। वायु के द्वारा कैसे होता है, जल के द्वारा कैसे होता है। वायु वाले जो वायु परागित जो पौधे होते हैं उनमें परागकणों की क्या विशेषता होती है, जल परागित पुष्पों के परागकणों की क्या विशेषता होती है, हमने यह डिस्कस करने का प्रयास किया। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं जैविक साधन। जैविक साधन, जैविक साधन का मतलब है विभिन्न प्रकार के जीव। अब ये जो विभिन्न प्रकार के जीव है इसमें कीट हो सकते हैं, कीटों में सबसे ज्यादा है वो मधुमक्खी है। कीट पतंगे हो सकते हैं, शाम के समय बल्ब को जलाते हैं, आसपास में जो कीट पतंगे आते हैं वो समस्त प्रकार के कीट पतंगे इसके अंदर आ सकते हैं। रात्रिचर जो पौधे हैं, ऐसे पौधे जो रात में खिलते हैं उनमें जो परागण है वो चमगादड़ के द्वारा होता है। देखो इसमें सबसे पहले आ गया कीट, इसके अलावा कीट पतंगे, इसमें सबसे ज्यादा मधुमक्खी, सबसे ज्यादा परागण है वो मधुमक्खी के द्वारा होता है। कुछ ऐसे पुष्प होते हैं जो रात में खिलते हैं, जो पुष्प रात में खिलते हैं उनमें परागण का कार्य चमगादड़ के द्वारा किया जाता है, क्योंकि यह रात्रिचर होती है। स्पेशल बात है याद रखने की है कि जो पुष्प रात में खिलते हैं उनमें परागण का कार्य चमगादड़ के द्वारा किया जाता है। इसके अलावा और जीव है भौरे, बर, तितली, तिलचट्टे, रेशम कीट, सर्प, गिलहरी, बंदर, मनुष्य, कुत्ता बिल्ली, पक्षी आदि, इन सभी जीवों के द्वारा परागण की क्रिया संपन्न होती है। क्योंकि ये सभी जीव है, जीव जंतु है, इसलिए इसको हम कहेंगे जैविक साधन। तो ये है वो जैविक साधन काम में आते हैं। अब हम बात करते हैं कि सर्वाधिक जो परागण है वो कीटों के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है? कीटों के द्वारा होता है। तो कीट परागित जो पुष्प होते हैं, कीट परागित जो पुष्प होते हैं उसमें क्या अनुकूलन पाए जाते हैं? मतलब कीट उसमें परागण करेंगे तो पुष्पों के अंदर ऐसे अनुकूलन पाए जाते हैं ताकि कीट है वो उस पुष्प तक ज्यादा से ज्यादा जाए। इसका मतलब पुष्प है वो अट्रैक्टिव होता है, पुष्प आकर्षक होता है। इसके अलावा पुष्प रंगीन होता है, उसमें मकरंद पाया जाता है। मकरंद व विशेष प्रकार की गंध भी पाई जाती है, गंध भी पाई जाती है, जिससे क्या होगा? पुष्प का या पुष्प के प्रति कीटों का आकर्षण होगा, या कीट है वो पुष्प को अधिक आकर्षित करते हैं। इसके अलावा इन कीटों के अंदर खाद्य पदार्थ भी हो सकता है। कोई कीट वहां जाएगा, अपने लिए भोजन भी वहां से प्राप्त करेगा। ऐसे जो पुष्प होते हैं वो आकार में बड़े होते हैं। ये जो कीट परागित पुष्प है इसके है वो अनुकूलन है, कीटों को अधिक से अधिक आकर्षित करने वाले ये पुष्प होते हैं।
अब एक हम स्पेशल पुष्प के बारे में बात करते हैं कि एक पुष्प है जिसका नाम है एमोरफोफेलस। पुष्प का नाम है एमोरफोफेलस। यह जो पुष्प है, यह पुष्प 6 इंच लंबा होता है और विश्व का सबसे लंबा पुष्प कहलाता है। 6 फीट लंबा या चौड़ा कह सकते हैं, और यह विश्व का सबसे लंबा पुष्प है। विश्व का सबसे लंबा पुष्प कहलाता है एमोरफोफेलस। अब इसका या इस बड़े पुष्प का क्या कारण है? बड़े पुष्प के अंदर कोई ऐसा जीव है या ऐसा जंतु है जो क्या करता है, इसके अंदर अंडों को देता है। यह अंडे देने की सुरक्षित जगह के रूप में इसका उपयोग होता है। अंडे देने की सुरक्षित जगह होती है। कोई कीट है, उसने क्या किया, इस पुष्प के अंदर अपने अंडे दे दिए, तो यह है वो सबसे लंबा पुष्प है एमोरफोफेलस। इसके अलावा एक और उदाहरण के बारे में हम बात करते हैं कि एक सलभ की प्रजाति और युक्का, इनके बीच में सह संबंध पाया जाता है। सह संबंध, युक्का और सलभ की एक प्रजाति है। युक्का और सलभ प्रजाति, इन दोनों के बीच में सह संबंध पाया जाता है। सह संबंध का मतलब यह है कि सलभ की प्रजाति है वो, यह जो युक्का है, इस युक्का और सलभ ये दोनों एक दूसरे के बिना अपना जीवन चक्र पूरा नहीं कर सकते। एक दूसरे के बिना जीवन चक्र पूरा नहीं कर सकते। इसी को हम कहते हैं सहसंबंध। मतलब दोनों साथ साथ रहते हैं, एक दूसरे के बिना ये जीवन चक्र पूरा नहीं कर सकते हैं। अब इसमें क्या होगा, इसके अंदर जो सलभ की जो प्रजाति है, ये सलभ की एक प्रजाति, युक्का जो पौधा है, इसके अंडाशय के अंदर ये सलभ प्रजाति क्या करेगी, या पुष्प के अंदर ये क्या करेगी, अंडा देती है, अंडे देती है। अब इसने अंडा दिया इसके पुष्प के अंदर, और बदले में इसने क्या किया, परागण कर दिया। तो इस पुष्प को क्या फायदा हुआ, परागण की क्रिया संपन्न हो गई, और इसको क्या फायदा हुआ कि अंडा देने के लिए उचित जगह इसको उपलब्ध हो जाती है, उचित जगह है वो मिल जाती है। तो इस तरह से युक्का और सलभ की एक जो प्रजाति है, इनके बीच में सहसंबंध पाया जाता है। अब परागण की क्रिया संपन्न हुई, परागण के बाद इसमें जब बीज बनते हैं, जब बीज का निर्माण होता है, उस समय इसने जो अंडा दिया था, इससे लार्वा बाहर निकल जाते हैं। तो इधर बीज का निर्माण होगा तो पौधे से बीज बन जाएंगे, उस समय ये जो अंडा दिया था, इससे लार्वा भी बाहर निकल जाता है। मतलब दोनों का जीवन चक्र साथ साथ पूरा हो जाता है। तो इस तरह से युक्का और सलभ की जो प्रजाति है, इनके बीच में सहसंबंध पाया जाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं मकरंदस्यु। मकरंदस्यु या परागचोर, परागदस्यु। देखिए, कोई पौधा है, उसका पुष्प है, कोई कीट घूमते फिरते आया और उसने क्या किया, उस पुष्प में से पराग जो मकरंद है या जो पराग है, उसका तो क्या किया, भक्षण कर लिया, लेकिन उसने परागण की क्रिया संपन्न नहीं की। ऐसी जो घटना होती है उसको हम कहते हैं मकरंदस्यु। तो कुछ भ्रमणकर्ता पुष्प में परागण नहीं करते हुए उसमें से मकरंद का चूषण कर लेते हैं। मकरंद का
चूषण कर लेते हैं या उसका भक्षण कर लेते हैं। ऐसे जो कीट पतंगे होते हैं इनको मकरंददस्यु कहा जाता है। इन्हें मकरंददस्यु कहा जाता है। मकरंददस्यु कहा जाता है। मतलब इन्होंने क्या किया, मकरंद का तो भक्षण कर दिया, मकरंद का तो भक्षण कर दिया, लेकिन परागण नहीं किया। इस वजह से इसे परागचोर भी कहा जाता है। मतलब जो मकरंद था वह चुरा लिया, लेकिन उसके बदले में उनको परागण करना था, वो परागण नहीं किया। इसका मतलब हम इसको जो पराग चोर भी कह सकते हैं या मकरंद चोर भी कह सकते हैं, या इसको नेक्टर रोबर भी कहा जा सकता है। नेक्टर रोबर भी कहते हैं। तो ऐसे कुछ भ्रमणकर्ता क्या है, कीट। ऐसे भ्रमणकर्ता कीट जो परागण तो करते नहीं हैं और उस पुष्प के अंदर जो मकरंद है उसका चूषण कर लेते हैं, उसको हम क्या कहेंगे, मकरंददस्यु या पराग चोर। मकरंद का भक्षण किया लेकिन परागण की क्रिया संपन्न नहीं की। इस तरह से हमने आज के इस वीडियो के अंदर परागण से संबंधित जो घटना है उसके प्रकार, उसके साधन आदि के बारे में है वो विस्तार से चर्चा की। आशा है कि यह वीडियो आपके लिए बहुत ही काम आएगा। परागण से संबंधित किसी भी प्रकार का यदि बोर्ड एग्जाम के अंदर प्रश्न बनता है या आता है तो इस वीडियो से बाहर नहीं जाएगा। आज के वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद। एक बात मैं आप सभी से और कहना चाहूँगा कि हम इस वीडियो के माध्यम से आपको जो भी ऑनलाइन कंटेंट उपलब्ध करवा रहे हैं, यदि इसमें आपको कहीं पर भी कोई कमी लगे या मैं ये चाहूँगा कि आप कोई सुझाव देना चाहते हैं तो आप जो कमेंट बॉक्स है उसमें ज़रूर लिखें, ताकि आपका यदि कोई क्वेश्चन भी है तो उसका भी मैं आंसर दे पाऊँ और नेक्स्ट जो भी वीडियो हो हम उसमें उस चीज़ का सुधार कर सकें। तो इसलिए कमेंट बॉक्स का आप है वो ज़रूर उपयोग करें। इसके अलावा आपने जीव विज्ञान कक्षा 11 और कक्षा 12 में बिंदु वाइज पॉइंट वाइज वीडियो बना के अपलोड कर रहा हूँ, तो इसमें आप रेगुलर देख रहे होंगे और आप इसका है वो भरपूर आनंद भी उठा रहे होंगे। तो मेरा यह कहना है कि यदि आपको अच्छा लगे तो आप लाइक करें और अपने दोस्तों तक शेयर करें, ताकि जो मैटर आप पढ़ रहे हो, जो कंटेंट आप पढ़ रहे हो, वो आपके दोस्त भी पढ़ सकें। इसके अलावा यदि आपने अभी तक मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर हमें सपोर्ट प्रदान करें, ताकि हम भविष्य में इससे भी अच्छे वीडियो है वो आपके लिए बनाकर हम प्रस्तुत कर सकें। धन्यवाद।